जिसके चेहरे पर हमेशा हंसी रहती है उसे हंसमुखी कहते हैं। जिसके चेहरे पर हमेशा हंसी रहती है उसे हंसमुखी कहते हैं। और जिसके मुख से हमेशा निकलती रहती है ज्वाला उसे ज्वालामुखी कहते हैं। क्या तो आज हमें क्या पढ़ना क्या है? बात है? ज्वालामुखी पढ़ना है। यस सर। इससे पहले हम लोग भूकंप को पढ़ चुके हैं, तो आज ज्वालामुखी को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ज्वालामुखी होता क्या है। तो भौगोलिक भाषा में कहा जाए या आम शब्दों में तो जिसके मुख से ज्वाला निकलती है वही आपका ज्वालामुखी है। भौगोलिक शब्दों में कहा जाए तो जब आपके धरातल के अंदर का मैग्मा तरल अवस्था में होता हुआ एक दबाव के साथ धरातल पर आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। तो मैग्मा का बाहर आना, मैग्मा जो तरल अवस्था में होता है, मैग्मा का बाहर आना ये आपका क्या कहलाता है? यही आपका होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में आपके धरातल के किसी छिद्र से मैग्मा के रूप में राख, जलवाष्प, आपके तमाम पदार्थ निकलते हैं, वही आपका ज्वालामुखी होता है। तो ज्वालामुखी समझ गए क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है। तो ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया में अंतर होता है। मैग्मा का निकलना ज्वालामुखी कहलाता है। जिस छिद्र से निकलता है उसे कहते हैं ज्वालामुखी। और उस छिद्र से लावा या मैग्मा के निकलने, उसके ठंडा होने तथा उसके जमने की संपूर्ण प्रक्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। ठीक, सिर्फ मैग्मा को निकलना ज्वालामुखी है तथा उसकी संपूर्ण प्रक्रिया जो विभिन्न रूपों में जम के विभिन्न आकार लेती है, उन संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए तो ज्वालामुखी क्रिया से आप देखेंगे तो धरातल पर आपके दो प्रकार के रूपों में जमा होता है। एक वह होता है आपके जो धरातल के नीचे होता है, एक वो होता है जो आपके धरातल के ऊपर होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी क्रिया के रूप। ज्वालामुखी क्रिया के रूप। तो ज्वालामुखी क्रिया दो रूप में होती है, एक आपके धरातल के नीचे होती है, एक आपके ऊपर होती है। तो धरातल के नीचे सबसे पहले हम देखेंगे, धरातल के नीचे कौन सी क्रिया होती है। इसमें आप देखेंगे तो आपकी जो विभिन्न आकृतियां बनती हैं, तो उसमें आप देखेंगे सबसे पहले ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे कोई ज्वालामुखी ऊपर आ जाता है तो यहाँ पे आकृति बनती है। अब कुछ आपके कभी कभार ऊपर ना करके अंदर जम जाता है, ठीक है ना। तो इससे कुछ इसे बोलते हैं आंतरिक क्रिया, इसे बोलते हैं बाह्य क्रिया। तो इससे आकृतियां बनती है, इससे बनती हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं धरातल के नीचे जो क्रिया होती है उससे क्या क्या बनता है, कैसे होता है। इसमें जो आपका बनता है, आपका बैथोलिथ बनता है। क्या बनता है? बैथोलिथ, फाइकोलिथ और आपका लोपोलिथ, आपका सिल और आपका डाइक। ये आपके धरातल के नीचे संपन्न ज्वालामुखी क्रिया के रूप हैं, ठीक है ना। जिसमें आप देखेंगे तो आपके तमाम चीजें निकलते हैं और मतलब बनते हैं। तो पहला आपका हाँ कि बैकोलिथ का निर्माण किससे होता है, फाइकोलिथ, सिल, डाइक का निर्माण ज्वालामुखी की किस क्रिया से होता है। अगर आपसे ऐसे पूछता है तब वहां पे आप कह सकते हैं कि बैकोलिथ, फाइकोलिथ, इन सब का निर्माण जो होता है ज्वालामुखी की आंतरिक क्रिया से होता है या धरातल के नीचे होने वाले ज्वालामुखी की क्रिया से होता है। ठीक, यही आपका आंतरिक भी होता है, यानी आंतरिक क्रिया, ज्वालामुखी की आंतरिक क्रिया से इन सब का निर्माण होता है। ठीक, तो पहले आप समझ गए। अब हम लोग देखते हैं धरातल के ऊपर बाह्य क्रिया कैसी होती है, उससे आपके कौन सा बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि धरातल के ऊपर, धरातल के ऊपर, ये आपका हो गया नंबर 2, धरातल के ऊपर।
तो जो धरातल के ऊपर आपका ज्वालामुखी क्रिया होती है, इसमें जो आपका बनता है वो आपका होता है ज्वालामुखी होता है। ज्वालामुखी मतलब यहाँ पर ज्वालामुखी का मतलब जहाँ से लावा निकलता हुआ छिद्र, ठीक है ना, वो मुख, वो आपका हो गया। फिर आपका आता है ग्रेसर, आपका आता है धुआंधे, आपका आता है। और आप देखेंगे ऐसे तो आपके गर्म जल स्रोत आते हैं, ठीक है ना। चौथा आप देखेंगे तो गर्म जल स्रोत, ये आपके ज्वालामुखी के ऊपर मतलब धरातल के ऊपर जो आपका ज्वालामुखी होता है, वाह क्रिया के आधार पर आप देखेंगे तो आपके ये सब इसमें से निकलते हैं, ठीक। तो ये सब आपके होते हैं इनसे। इसी में आप देखेंगे तो धरातलीय प्रवाह भी होता है। क्या होता है? धरातलीय प्रवाह। ये सारी क्रियाएं हैं जो आपके वाह ज्वालामुखी की क्रिया से संपन्न होता है धरातल के ऊपर। समझ गए इसको? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं ज्वालामुखी से निष्पादित आपके पदार्थ कि ज्वालामुखी जब क्रिया आपकी होती है तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, तो ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है, कुछ बता सकते हो? बताओ भाई। क्या चीज? लावा तो निकलता ही है, मैग्मा ही लावा जमता है। बताओ मतलब क्या उसमें होता है, कैसे आपका काला काला होता है? नहीं पूछे काला होता है, काला गोरा का मतलब यहाँ पे नहीं भाई। क्या होता है, जैसे पहले आपका जो निकलता है वो आपका होता है गैस, नंबर 1 गैस। अब गैस में आप देखेंगे तो CO2 होता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है। ये प्रमुख नहीं ये आपका ही होता है, क्या नाम है, गैस आपकी जो निकलती है। हाँ, तो CO2 और आप बोलते हैं क्या होता है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ये दो गैसें हैं जो उससे प्रमुख रूप से निकलती हैं। इसके बाद आपका आता है नंबर 2 जलवाष्प होता है। जलवाष्प आप जानते ही हैं क्या होता है। हाँ, जब पानी आपका संग्रहित मतलब वो गर्म होता है तो हो जाता है ऊपर जाके आपका। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके विखंडित पदार्थ निकलते हैं। क्या निकलते हैं? विखंडित पदार्थ। हाँ, विखंडित पदार्थ, विखंडित पदार्थ जो आपके टुकड़े होते हैं ये आपके निकलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर फिर आपका लावा निकलता है। क्या निकलता है? लावा। अब लावा क्या होता है? यही जो तरल मैग्मा आपका निकलता है, यही जब धरातल पर जम जाता है तो क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। इसी लावा से आपकी कपास काली मिट्टी का जन्म भी होता है, ठीक है ना। तो लावा क्या है? उसी मैग्मा का जमा हुआ वह रूप आपका होता है जिसे हम लोग लावा कहते हैं, ठीक। अब विखंडित पदार्थ में पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या निकलता है, ठीक। तो विखंडित पदार्थ में कई चीजें आपकी निकलती हैं, ठीक। इसमें आप देखेंगे, इसको ऐसे बना लिया जाए, ये कलर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? लाल वाला देख रहे हैं। तो इसमें आपको जो पहला निकलता है, या तो एक काम करते हैं दोनों को हम अलग से लिख लेते हैं, ठीक है ना। इतना आप समझ के इतना चीज निकलती है जी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो आपका विखंडित पदार्थ होता है, विखंडित पदार्थ, इसको ऐसे बनाया जाए तब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे इसमें निकलते हैं तमाम पदार्थ, ठीक है। इन सबको ऐसे बना लिया जाता है। प्रमुखता जो आपके 4 होते हैं, चारों को यहाँ पे ऐसे लिख लिया जाता है, ठीक। ऐसे आप लोग भी बना लीजिए, ठीक है ना, लाइन से, तो आपको आ जाएगा, ठीक। तो पहला इसमें होता है आपका टफ। क्या होता है आपका? टफ होता है। ये टफ अभी क्या होता है हम लोग समझेंगे कैसे इसका आकार होता है, किसको बोलते हैं। इसके बाद आपका होता है लैपिली होता है। क्या होता है? लैपिली। इसके बाद होता है बाम्ब, बम्ब नहीं बाम्ब, ठीक है ना। उसके बाद जो चौथा आपका होता है ब्रेसिया। ये 4 चीज हैं जो आपके विखंडित पदार्थों के रूप में निकलते हैं, ठीक है ना। अब विखंडित पदार्थ आपके कौन कौन से हैं? टफ है, लैपिली है, बाम्ब है, ब्रेसिया है।
अब इनको इनके आकार के हिसाब से बांटा गया है कि किसे हम टफ कहेंगे, किसे लैपली कहेंगे, किसे बाम कहेंगे, किसे हम ब्रेसिया कहेंगे, ठीक है ना। ये आपका होता है। तो जो टफ होता है ये आपके धूल, इसमें क्या होती है, धूल होती है, प्लस इसमें आपके राख क्या होती है, धूल एवं राख की जो चट्टान होती है, जो टुकड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टफ बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो मटर के दाने के समान होती है, मटर के दाने के समान आकार वाले जो टुकड़े निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, लैपली बोलते हैं, ठीक है ना, मटर के दाने के समान। ये आपका हो गया। इसके बाद आपका जो बाम्ब होता है ये आपका इंच, मतलब कुछ इंच से लेकर के बड़ा, हाँ कुछ इंच से लेकर ये आपके होता है फीट तक, मतलब कई फीट तक होता है। इसको क्या बोलते हैं, बाम्ब बोलते हैं। जो कुछ इंच हो सकता है तो 1 फीट भी हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे, बाम्ब बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है ब्रेसिया। ब्रेसिया में आप देखेंगे जो कोणाकृत बड़े टुकड़े होते हैं, कौन से होते हैं, कोणाकृत, कोणाकृत बड़े टुकड़े, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेसिया बोलते हैं, ठीक। तो चारों समझ गए जो आपके विखंडित पदार्थ में से निकलते हैं। जो तीसरा आपका था टफ, लैपली, बाम्ब, ब्रेसिया, ठीक है ना। तो इन तीनों के हमने क्या होता है ये आपको बता दिया, इसको क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है। हाँ आप ये देखेंगे सामान्य परीक्षाओं में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जैसे यूपीएससी का पेपर दोगे, पीपीएससी का देते हो, या इसके भूगोल संबंधी टीजीटी पीजीटी का देखते हो, तब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सामान्य परीक्षाओं के लिए तो नहीं है। तो फिलहाल इसको देख लीजिए, लिख के कोई अच्छी मतलब अच्छी बात लिख लेंगे तो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा बचा हुआ है, चौथा जो बचा था कौन सा था वो, लावा, लावा, ठीक है ना, लावा। जी अब हम लोग लावा को देखते हैं कि लावा के स्वरूप कौन कौन से होते हैं। लावा क्या होता है हमने बता दिया ना आपको, जी, जो जितना जम जाता है वही लावा होता है। हाँ जब मैग्मा आके ऊपर जम जाता है उसको क्या बोलते हैं, लावा। लावा बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि लावा का स्वरूप क्या क्या होता है, लावा से क्या क्या या कौन कौन सा इसका स्वरूप आपका होता है। तो इसको 2 आधार पे बांटा जाता है, ठीक है ना। पहला आधार इसका क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। पहला आपका है सिलिका के आधार पर, किसके आधार पर, सिलिका, हाँ सिलिका के आधार पर। दूसरा क्या आपका है, दूसरा आपका इसमें है रासायनिक खनिज के आधार पर। यहां तक दिख रहा होगा आप लोगों को ना, चलिए यहाँ कर देते हैं इसको, रासायनिक खनिज के आधार पर। चलिए पहला आपका सिलिका के आधार पर, दूसरा आपका रासायनिक खनिज के आधार पर, ठीक है ना। तो सिलिका के आधार पर इसको 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। 2 क्या, ये आपके जो होता है 2 भाग इसमें जो बांटा जाता है। पहला जो आपका भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, एसिड लावा। पहला क्या है, एसिड लावा, एसिड लावा। एसिड आप समझते हैं क्या होता है, तो ये क्या हो गया, पहला एसिड लावा हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आपका आएगा बेसिक लावा। नंबर 2 क्या आएगा, बेसिक लावा। ये आपका 2 हो गया। अब समझ लेते हैं कि क्या होता है। एसिड लावा वह होता है जो जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, ठीक है ना, और ये गाढ़ा होता है, ठीक है ना, चिपचिपा। तो जो गाढ़ा चिपचिपा, इसकी विशेषता क्या है, आपके गाढ़ा होगा और चिपचिपा, और सिलिका अधिक, सिलिका आपकी क्या होगी, अधिक होगी, वो क्या कहलाएगा, एसिड लावा। इसी का उल्टा हो जाएगा, ये पतला होता है। क्या बात है भाई, जुकाम हो गया क्या, यस सर। पतला मतलब, पतला मतलब ये गाढ़ा होता है, पतला होता है, ठीक है ना, और सिलिका की मात्रा कम होती है इसमें। इसमें सिलिका क्या होता है, कम होता है। ये क्या होता है, बेसिक लावा, ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे इसका जो आपका उदाहरण है, जैसे आप देखते होंगे, क्या नाम है, ये स्टाम्बोली ज्वालामुखी जानते होंगे ना, भूमध्य सागर में है, ठीक है ना। तो स्टाम्बोली जो ज्वालामुखी है उसका अच्छा उदाहरण है, जिसमें आपका एसिड लावा खूब निकलता है, ठीक। चलिए
आप देखते हैं रासायनिक खनिज के आधार पर जो इन्होंने बांटा है वो आपके 3 भागों में बांटा है, ठीक है ना। पहला आपका जो है वो आप जानते होंगे, आपका क्या है, फॉल्सिक। पहला क्या है, फॉल्सिक, नंबर 1। हाँ नहीं, फॉल्सिक है, ठीक है ना। दूसरा आपका है, क्या नाम है इसका, मैफिक, ठीक है, मैफिक। और तीसरा आपका क्या है, अल्ट्रा मैफिक है, अल्ट्रा मैफिक। ये 3 भागों में बांटा गया है आप, ठीक है ना। पहला क्या आपका है, फॉल्सिक है, दूसरा क्या है, मैफिक है, तीसरा है अल्ट्रा मैफिक है, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। ये आपका होता है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं तो ज्यादा समझ में आए, तो इधर दिखेगा आपका सिलिका प्रधान। ये जो आपका पहला है फॉल्सिक, इसमें क्या होता है, ये सिलिका प्रधान होता है, सिलिका प्रधान होता है, ठीक है ना। इसमें सिलिका की अधिकता पाई जाती है, ठीक है ना। इसमें जो आते हैं आपके वो क्वार्टेज हैं, क्वार्टेज आप जानते होंगे, क्वार्टेज का उदाहरण है, ठीक है ना। और आपका फेल्सफार का उदाहरण है। फेल्सफार हमने आपको उसमें बताया था ना क्या होता है, हाँ, फेल्सफार होता है, ठीक है ना। ये 2 इसके अच्छे उदाहरण हैं, ठीक है ना जी। और जो दूसरा आपका है ये मैफिक, इसमें जो अधिकता होती है क्या होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस लौ। किसकी अधिकता होती है, मैग्नीशियम प्लस लौ की अधिकता होती है, किसमें, मैफिक में होती है, ठीक है ना। इसके जो आपके उदाहरण हैं वो आपके हैं पायरेक्सिन, एक मिनट भाई, पायरेक्सिन है, ठीक, ये आपका क्या है, पायरेक्सिन है, ठीक है ना। और एम्फीबोल्स, इसमें आपका पायरेक्सिन होता है, एम्फीबोल्स होता है, ये सब हमने आपको बताया था, एम्फीबोल्स और आपका आल्विन। तो 3 आपके इसमें पाए जाते हैं मैफिक में, जिसमें आपके मैग्नीशियम और आपके लौ की अधिकता होती है, उसमें आपका पायरेक्सिन, एम्फीबोल्स और आल्विन पाया जाता है, ठीक है ना। तीसरा आपका बचता है अल्ट्रा मैफिक, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आपका सिलिका क्या पाया जाता है, सिलिका, सिलिका और आपके एल्युमिनियम, ठीक है ना, प्लस क्या होता है, एल्यूमिनियम, आपका एल्यूमिनियम और आपकी सिलिका की अधिकता पाई जाती है। और उपरयुक्त इन दोनों का इसमें गुण पाया जाता है, ठीक है ना। उपरयुक्त मतलब इसमें दोनों का गुण पाया जाता है, दोनों का गुण आपका पाया जाता है। तो आप समझ गए रासायनिक आधार पर आपका हो गया ना, जिसमें आपका फॉल्सिक है, मैफिक है, अल्ट्रा मैफिक है, और तीनों में क्या पाया जाता है, इसमें सिलिका प्रधान, क्वार्टज, फेल्सफार पाया जाता है। इसमें आपका मैग्नीशियम लोहा पाया जाता है, जिसमें आपका पायरेक्सिन, एम्फीबोल्स, आल्विन का उदाहरण है। इसमें उपरयुक्त दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसमें सिलिका प्रधान और एल्युमिनियम प्रधानता होती है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं जो आपका होता है अंतिम पॉइंट है यहाँ पर, अंतिम आपका है जो आप स्पेशल नोट करेंगे इसको, ठीक है ना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये जो आपके लावा होता है, हमने आपको क्या बताया, लावा 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है जो धरातल के अंदर जमता है, दूसरा धरातल के बाहर जमता है। तो जो आपने पढ़ा रासायनिक आधार पर, इसमें भी 2 कैटेगरी है, ठीक है ना। तो जो अंतर्जात लावा होता है, कौन सा, अंतर्जात लावा, अंतर्जात लावा। दूसरा क्या होगा आपका, बहिर्जात लावा।
लावा दो प्रकार का होगा ना, हमने लावा पीछे पढ़ लिया, और लावा दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो जो अंतर्जात लावा के अंतर्गत आपके खनिज आते हैं, तो जो आपके पदार्थ आते हैं, उसमें आप देखेंगे तो आपके ग्रेनाइट आएगा। क्या आएगा? ग्रेनाइट, ठीक। दूसरा आपका आएगा डायोराइट, ये महत्वपूर्ण है, इसको सब लोग लिख लो। यस सर। डायोराइट, उसके बाद आपका आएगा ग्रेवो, ठीक, ये आपका ग्रेवो आ गया। अब इसमें देखते हैं वही जात लावा में कौन कौन सा होता है। इसमें आपका रायोलाइट होता है, रायोलाइट आपका हो गया। फिर आपका एसिडाइट और बेसाल्ट होता है, बेसाल्ट होता है, ठीक। बेसाल्ट हमने उसमें बताया था जो बाहर आके जम जाता है, उससे आप वही जात में लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद होता है एंडेसाइट, एंडेसाइट, ठीक। तो ये आपके होते हैं अंतर्जात लावा के उदाहरण, ये आपके बहिर्जात लावा के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से हमने ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी क्रिया क्या है, और इससे उनके प्रकार क्या हैं, और ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ तथा उनके विभिन्न रूपों को हमने इसमें समझा। यहाँ से आपके जो प्रश्न बनते हैं, आपके सब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं बनते हैं, बाकी जीएस के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब इसमें आपका एक पार्ट बचता है कि जो आपके विश्व के प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं और उनकी अवस्थिति कहाँ है, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।